हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी फिजिक्स विद अभय, जिसमें आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम का बोर्ड में जो उत्तर लिखते हैं उस उत्तर के साप्ताहिक उत्तर लेखन सत्र का। अभी तक हम लोगों ने कुल 2 सत्र किया है। टोटल 3 लेक्चर्स इसमें हैं, इस प्लेलिस्ट में है, जिसमें से ये आज आपका चौथा रहेगा। लेकिन पहला जो लेक्चर था वो सिर्फ ये था कि बोर्ड का उत्तर कैसे लिखते हैं और कैसे उसकी तैयारी करें, कैसे हम उसे बांटें टाइम जोन्स में, ताकि हमारा उत्तर गलत ना हो और हम सही समय पे पेपर पूरा कर लें। लेकिन उसके बाद हमने आपको 2 सेशंस और दिए थे जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे। आज उस सीरीज की तीसरी क्लास है, तो स्वागत है आप सभी का। जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कनेक्ट करने का प्रयास करें, ताकि सभी का सामूहिक रूप से उत्तर अच्छा है, आपके ग्रुप का, समूह का, आपकी क्लास का टोटल ओवरऑल रिजल्ट अच्छा हो। ये सत्र सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार बोर्ड सरकार या और किसी भी बोर्ड से हिंदी मीडियम में क्लास 12th की फिजिक्स का पेपर देना चाहते हैं या देने जा रहे हैं उनके लिए। तो आइए आज की क्लास में मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं, फिर आगे और भी क्वेश्चंस कराएंगे जो कि नहीं लिखे हुए हैं अभी। लिख इसलिए लिया है कि ताकि आपका कुछ समय बच सके, चाहे वो 2 ही मिनट का क्यों ना हो। ये सेशन स्पेशली चल रहा है 2026-27 के लिए, क्योंकि अभी 26 का सेशन शुरू ही हुआ है। तो अगर शुरू से ही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है और हमको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनका मॉडल आंसर हमारे पास ऑलरेडी होगा। तो इस चीज़ को दृष्टि में रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन शुरू किया है। मैं नॉर्मली जो पढ़ाता हूँ वो जेई और नीट की क्लासेस के लिए पढ़ाता हूँ। उसके लिए जो हमारा कंटेंट आम तौर पे होता है इंग्लिश मीडियम में ही होता है। हाँ, सवालों को हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा के तब सवाल कराते हैं, पर क्वेश्चंस बोर्ड पर जो लिखा जाता है वो इंग्लिश मीडियम में लिखा जाता है। तो इस प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने जानबूझ के ये सेशन लाया था आपके लिए। आपको ये सत्र कैसा लगता है, कैसा लगा, इसे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम किल किए हुए। पहला सवाल है, ये सभी सवाल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब 2025 के बोर्ड एग्जाम का जो टोटल सीरीज है उसमें से मैंने क्वेश्चंस छांट रखे हैं। आज जितने भी हम लोग करेंगे वो सभी सवाल 2025 के पेपर में आए हुए हैं और हमारे अभी तक के पढ़े हुए टॉपिक्स से हैं, इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को उठाया है। हमारा पहला सवाल है बहुत ही आसान, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक व विमा लिखें। आमतौर पे इस सवाल से आपका कई बार पाला पड़ा होगा, पर दिक्कत यह है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमको कितना और कैसे अपनी कॉपी में लिखना चाहिए ताकि पेपर में नंबर अच्छा आए और कोई भी सवाल छूटे ना, कोई चीज़ मिस ना हो, कोई चीज़ ज़्यादा ना हो बहुत ज़्यादा, और अदरवाइज हमको किसी क्वेश्चन में उसका नुकसान ना झेलना पड़े। तो मेन टारगेट ये है कि ये बताया जा सके आपको कि किसी सवाल को कितना लिखना है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक व विमा लिखें। अब कह रहा है लिखें, इसका ये मतलब सिंपल सा हुआ कि हमें उत्तर नोट करना है कॉपी में। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे उत्तर 1, उत्तर 1, क्योंकि जो क्वेश्चन सीरीज है वही यहाँ लिखेंगे उत्तर 1। उसका कोई पार्ट होता तो पार्ट लिखते का, खा, गा, इस तरीके से। अब उत्तर 1 में कह रहा है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक व विमा लिखिए। तो सबसे पहली बात तो भाई निर्वात की विद्युतशीलता आई कहाँ से? तो लिखेंगे कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या है ये? तो कूलॉम का नियम है, कूलॉम का नियम ये हम लोग को पता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बाई एफ और आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर कूलॉम का चार्ज का मात्रक जो कि कूलॉम होता है तो कूलॉम स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है, उसका कुछ होगा नहीं, एफ का न्यूटन और दूरी का मीटर, उसका स्क्वायर। तो बन गया कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
हिंदी मीडियम में भले हैं, आपको ये कपरू की मात्रा कूलॉम ऐसा लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, लंबा लिखना पड़ता है। पर ध्यान ये रखना है कि यूनिट्स सिंबलाइजेशन सही हो, संकेत सही हो। कूलॉम को कैपिटल सी से लिखेंगे, न्यूटन को कैपिटल एम से लिखेंगे और एम फॉर मीटर को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ये बात दिमाग में बैठाइए। अब यहीं से आपको पूछा है बीमा लिखिए, तो लिखिएगा एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई की कोई बीमा होगी नहीं, तो Q1 Q2 की बीमा और डिवाइडेड बाई एफ और आर की बीमा उसका स्क्वायर। बच्चे ये सोचते हैं कि सर ज्यादा टाइम लगता है, टाइम नहीं लगेगा। एक नंबर का सवाल है, 2 मिनट आपके पास है और अगर सब कुछ तैयार है तो 2 मिनट नहीं लगेगा आपको इतनी बातें लिखने में। ठीक, क्यू का 80, तो ए बार 80 होता है, 2 बार है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर यानी A2 T2। बल का कई बार मैं आपको लिखा हूँ ml t माइनस 2 और दूरी का L2। तो अब आप लिख दीजिए फाइनल आंसर। m नीचे से ऊपर जाएगा। कई बार बच्चे सब कुछ सही करते हैं, फाइनल में कुछ गलती कर देते हैं, तो उस केस में नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से एक नंबर के सवालों को किया जाता है। m-1 l 2 बार यहाँ है, 3 बार यहाँ है और तीनों नीचे हैं, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा L3 और t -2 यहाँ है तो प्लस यहाँ है तो नीचे से ऊपर जाएगा प्लस, तो T4 और A2। इस तरीके से आप आंसर लिख के आएंगे। ठीक, तो ये आपका स्टैंडर्ड आंसर हो गया कि बोर्ड में इतना लिखेंगे तो आपको एक नंबर आराम से मिल जाएगा। बच्चों को लगता है कि एक नंबर का मतलब एक शब्द, ऐसा नहीं है। आपको सवाल की जरूरत को पूरा करना है, यही मेन बात है। मतलब इस बात से नहीं कि सवाल कितने नंबर का, मतलब है कि आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो इतना लिखने में अगर आपका तैयार है तो 2 मिनट नहीं लगेगा। आप चेक कर लीजिएगा कभी भी। हो गया, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। अब आप चाहे तो मैं दूसरा भी यहाँ लिख सकता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो मैं दूसरा भी लिख दे रहा हूँ। फिर से वही काम करेंगे कि अगर ये आपकी कॉपी है तो बीच में लिखेंगे उत्तर 2। ध्यान रखिए कि उसी पेज पे लाइन खींच के नहीं कर रहा हूं, वो दूसरा पेज है, ये दूसरा पेज है। पेज पलट के या उसी पेज पे अगर नीचे जगह तो नीचे करेंगे, ये नहीं कि आप लाइन खींच के उधर राइट में कर दिए। तो मैं बोर्ड के लिए कर रहा हूं खाली। उत्तर 2 कह रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व बीमा लिखिए। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो आपको याद आना चाहिए कि गाउस का प्रमेय पढ़ते समय हम लोग वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। और किसी भी पृष्ठ से बंद संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है गाउस के प्रमेय से। और किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। तो क्योंकि हम लोगों को डेफिनेशन नहीं लिखना, हम लोगों को खाली उत्तर लिखना है। फ्लक्स का मात्रक तो लिखिएगा कैसे कि फ्लक्स बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक, जिसको आप लिख सकते हैं ऐसे ई ds cos थीटा। टीचर को अब यहाँ ये नहीं बताना है कि ई क्या है, ds क्या है, थीटा क्या है, वो उसे पता है, क्योंकि एक नंबर में खाली बीमा और मात्रक ही लिखना हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पर ई हो सकता है आप ना जानते हो या हो सकता है जानते हो। अगर नहीं जानते तो ध्यान रखिए कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धनात्मक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल के बराबर होता है। ठीक, तो यानी ई बराबर होता है बल बटे आवेश। ठीक है, तो वहां से ई का एसआई मात्रक आता है न्यूटन पर कूलॉम, तो लिखेंगे फाई का मात्रक। ठीक, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम और ds यानी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ये हो गया फाई का मात्रक। अब बीमा निकालनी है तो लिखेंगे फाई की बीमा बराबर ई की बीमा और ds की बीमा, क्योंकि cos थीटा का बीमा नहीं होता, वो बीमाहीन राशि है। ई की बीमा है न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन माने ml t-2 और कूलॉम माने अभय त्रिपाठी AT, है ना? नहीं भाई, AT नहीं, A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम। ठीक है ना, एम्पियर के रिस्पेक्ट में है। और ds का हो गया
L2 ऊपर। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना? m तो एक ही बार है, एक ही जगह रहेगा m। l एक यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 3 L3। t नीचे से ऊपर जाएगा तो t -3 हो जाएगा, और a नीचे से ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका विमा और मात्रक। इतना लिख के आना है और ऐसे ही लिख के आना है। सारी चीजें इसमें आपको दिख जाएंगी तो टीचर को नंबर देना आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ये नहीं लिखा कि 5 की विमा, तो ऑलरेडी ब्रैकेट बना हुआ है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही है कि हम विमा ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट लीजिए इन दोनों का। हो गया बेटा। अब आइए उत्तर नंबर 3 पर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उत्तर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीरियल से आपको सीरियल नंबर डालना होगा। छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, नंबर अपने आप उठेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। आपको ये उत्तर दिया है एमसीक्यू में, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों में। आपको पता है कि 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आते हैं, उनका उत्तर अक्सर बच्चे गलत तरीके से लिखते हैं, तो उसका समझ लीजिए उत्तर लेखन कैसे करना है। उत्तर 3, पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्या है। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। गॉस का प्रमेय कहता है किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। नेट आवेश मतलब उसके अंदर, पृष्ठ के भीतर उपस्थित सारा आवेश। अब सारा आवेश का मतलब क्या दिया है? एक बंद पृष्ठ के भीतर, ठीक है, n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे होते हैं। तो एक द्विध्रुव में 2 आवेश है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों का परिमाण बराबर है, तो द्विध्रुव का नेट आवेश कितना हो गया बेटा? 0। तो चाहे जितने ही द्विध्रुव रखे हों, नेट आवेश कितना रहेगा? 0। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन डी करेक्ट है, तो लिखेंगे ऑप्शन डी 0। ठीक, हाँ, अगर आपको रीजन पता है तो लिख सकते हैं कारण, ऐसे एक लाइन में। द्विध्रुव का नेट आवेश 0 होता है। द्विध्रुव का नेट आवेश 0 होता है। पर ये काम तभी करना है जब आपको एकदम क्लैरिटी हो, नहीं तो आप यहां तक लिख के भी काम चला सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है और उसमें अंदर क्या लिखा है, इतना लिख दिए तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए आपका चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर जिसमें 4i कैप प्लस 3j कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित पृष्ठ है, ए वेक्टर इक्वल टू 2j कैप मीटर स्क्वायर से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर नहीं लिखेंगे, खाली 4 लिखेंगे। अब ई वेक्टर दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप, ये सभी सवाल आपके कितने नंबर के हैं? एक एक नंबर के हैं। और ए वेक्टर की वैल्यू भी आपको दी हुई है 2j कैप मीटर की स्क्वायर। जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तभी मैंने आपको इस तरीके के सवाल कराए हुए हैं। उसमें आप क्या करेंगे, ई हो दोनों हो गया, फ्लक्स बराबर अभी हम लोग लिखे थे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो पूरा एरिया दिया है तो डॉट ए भर लिखेंगे, डीएस नहीं लिखेंगे। ई वेक्टर की वैल्यू ये और 2j की वैल्यू ये, तो 4i कैप प्लस 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 2j कैप के साथ। डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ गुणा होता है, j का j के कोएफिशिएंट के साथ गुणा होता है, और d का k कैप का k कैप के साथ। यहाँ तो i कैप का है, यहाँ नहीं है, तो 4 × 0 हो गया,
प्लस 3 × 2 हो गया, और के वाला दोनों में नहीं है तो लिखना ही नहीं, ये 0 हो गया, 3 दूनी 6। ऐसा ही मात्रक अभी लिखे हैं न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर ऊपर, तो हो गया 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 6 न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या एक यूनिट और बना सकते हैं, ई का वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6 वोल्ट मीटर। दोनों आंसर सही है, चाहे जो लिख जाओगे, ठीक। तो ये आपका हो गया 4 क्वेश्चन, जिसमें आपको पेपर में मैंने आपको चारों क्वेश्चंस करा दिए। पहले ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग आंसर में। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए सवाल हैं, उन सवालों की प्रैक्टिस कैसे करनी है, उनका उत्तर कैसे लिखना है, उससे रिलेटेड। तो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। आज हम लोग सारे सवाल वही करेंगे जो पेपर में आए हैं, 2025 के पेपर में आए हुए हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, कमी या अधिकता है। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसके बाद करेंगे। देखिए, कह रहा है एक चालक पर इतने कूलम धनात्मक आवेश है, किसी भी चालक पर धनावेश कब आएगा, किसी भी चालक पर धनावेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी नहीं हुई तो दोनों पे आवेशों का मात्रा बराबर होता है, धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर होते हैं, इसलिए कोई भी पदार्थ आमतौर पे न्यूट्रल होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कहीं चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिससे उस वस्तु पर धनावेश आता है। तो पहले पार्ट का तो क्लियर है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी क्लियर है कि कमी है, अधिकता नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, Q बराबर दिया है 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलम, ठीक, और धनावेश है, वैसे दिख ही रहा धनात्मक। हम लोग जानते हैं क्वांटीकरण के सिद्धांत से, क्वांटीकरण के सिद्धांत से, क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित नेट आवेश उसके किसी भी वस्तु पर उपस्थित नेट आवेश को हम मूल आवेश स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, यही उसका स्टेटमेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है N इंटू ई, तो N बराबर हो गया Q बाई ई। Q की वैल्यू दी हुई है 2.4 गुणे 10⁻⁻18 बटे ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो गया 24/16, ठीक, गुणे 10⁻⁻18 -19 हो गया, नीचे -1, नीचे से -1 गया तो 10⁻1 यानी 10, 8 से काटे 8 त्रिक 24, 8 से काटे 8 दूनी 16 गुणे 10, ये हो गया 30/2 यानी 15, ठीक। तो फाइनल उत्तर कैसे लिखेंगे, अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है।
याद रखिएगा कि इसी सवाल को कोई भी टीचर किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, वो आपको शॉर्टकट में भी बताएंगे, लेकिन हमें बोर्ड में आंसर लिखना है इसलिए शॉर्टकट है। डायरेक्ट करना होता तो कैसे करते पता है? हम लिखते 1 कूलम बराबर 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इतने कूलम बराबर, तो 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलम बराबर 2.4 गुणे 10 पावर माइनस 18 गुणे 6.25 गुणे 10 के पावर 18। 18 वाला पावर कट जाता है, इस दोनों का गुणा कर देते, काम खत्म। ठीक, लेकिन हमें अपना इंटेलिजेंस सिद्ध नहीं करना है, हमें उस कॉपी को सही से लिखना है। क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि टीचर कॉपी चेक करेगा, वो आपका दिमाग नहीं चेक करेगा। टीचर कॉपी चेक करेगा, और कॉपी अच्छी साफ सुथरी और सुंदर लगनी चाहिए। सीधा सीधा सिद्धांत है। क्योंकि अगर कॉपी गंदी होगी तो मैं खुद ही नंबर नहीं देता, हालांकि मैं बोर्ड में कॉपी नहीं चेक करता। उत्तर प्रदेश की सरकार या यहाँ का जो नियमावली है वो हम लोगों को टीचर मानता ही नहीं है। ठीक है, योग्यता ही नहीं है हम लोग की, हम लोग पढ़ा सकें टीचर को। ये अलग बात है कि फिजिक्स की जो कोचिंग क्लासेस हैं, जितनी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं, आमतौर पर उसमें अधिकांश लोग इंजीनियरिंग वाले हैं, पर क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 6। दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। विद्युत बल कार्य करता है जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रख देते हैं तो विद्युत बल 80 न्यूटन से 8 न्यूटन हो जाता है। 8 न्यूटन हो जाता है। हो गया। कह रहा है माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा। माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा। आपके पेपर में 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और 6 ही क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं, और वेरी शॉर्ट आंसर में से एक क्वेश्चन ऐसे टाइप का हो सकता है। कह रहा है दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। तो पहले हम लोग थ्योरी याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक आवेश ये हुआ, एक आवेश ये हुआ Q2, दूरी कितनी r, तो बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये नॉर्मली होता है निर्वात या वायु में। जब हम माध्यम में रख देते हैं तब क्या होता है, अगर हमने माध्यम में समान दूरी पर रख दिया है तो नया बल हो जाएगा माध्यम में सामान्य एयर वाले बल की तुलना में कैसा हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की जो अपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि परावैद्युतांक है के, कैपिटल के, वो भी आ जाता है, तो कैपिटल के और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, एफएम और नॉर्मल में क्या अंतर है, यानी एयर में माध्यम वाला बल एयर वाले बल का 1/k गुना है ना। यही तो कॉन्सेप्ट हुआ। तो जब हमको ये बात पता होगी, पेपर के पहले तैयारी करते समय ये बात हमने सीखा है, क्लास में भी क्वेश्चन किया है। जो मैं YouTube पे ये जो चैनल चलाया हूँ, उस चैनल में जब हम पढ़ा रहे थे तब भी हम ऐसे सवाल कराए हैं। अब सीधे पेपर में क्या लिखना है, मेन हम लोग सीख रहे हैं पेपर वाली बात कि उत्तर में, पेपर में कैसे लिखना है। तो उत्तर 6 हम लिखेंगे वायु में बल 80 न्यूटन, वायु में। ठीक, क्योंकि दिया नहीं है, इसका मतलब यही है वायु या निर्वात में। माध्यम में बल 8 न्यूटन, ये कहाँ है, माध्यम में।
ठीक। फिर लिखेंगे माध्यम में बल बटे बराबर वायु में बल बटे के, तो के बराबर वायु में बल बटे माध्यम में बल, बस इतना 80/8 यानी 10, तो के बराबर 10 आंसर। एक लाइन लिख सकते हो, अतः माध्यम का परावैद्युतांक, अतः माध्यम का परावैद्युतांक 10 है, बस इतना ही लिखना है। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे, बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। बर्तन के पृष्ठ पर, बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स होगा। ये सवाल भी आपका ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको Q/ε0, तीसरा ऑप्शन दिया है 2Q/ε0 और चौथा ऑप्शन दिया है Q/2ε0। और पेपर में 2025 में पेपर में पूछा हुआ है। अब आप ऐसे सवाल कैसे करते हैं, मैंने आपको पेपर में मेंस के क्वेश्चंस कराए हैं जब पढ़ा रहा था तो, और जेई एडवांस के भी 1-2 क्वेश्चंस इस बेस्ड पर कराए थे, और मैंने आपको बताया था कि ये सवाल कैसे लगते हैं। ठीक है कुछ नहीं, आंसर तुरंत आ जाएगा, पर एक बार लॉजिक समझ लीजिए फिर लिखिएगा। एक बेलनाकार बर्तन है, तो सपोज करो मान लो ये मेरा बर्तन बेलनाकार है, इसका एक पृष्ठ है, कहाँ पे है, सिरे पर, तो यहाँ खुला सिरा है, जैसे ऐसे पृष्ठ ले लेते हैं, यहाँ खुला सिरा है, ये पृष्ठ ले लिया, यहाँ सिरा रहेगा। ठीक, उसके केंद्र पर रखा है Q आवेश। तो मान लो कि एक बेलनाकार बर्तन बना लिए, इसका ये वाला खुला सिरा है, यहाँ पे Q आवेश रखा है। इस Q आवेश के कारण कितना फ्लक्स इससे गुजरेगा, ये पूछा है। ठीक, क्लियर हुआ। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाएं, सिंपली लगा सकते हैं कि गाउस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब अगर ऐसा है तो इससे जो बंद पृष्ठ इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना फ्लक्स जाएगा। ठीक, लेकिन दिक्कत यह है कि ये बंद नहीं है, खुला है। तो अगर हम एक और बेलन मान लेते हैं जिसका ऐसे पृष्ठ है, ठीक, और इन दोनों बेलनों से कुल फ्लक्स देखें तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा कितना, टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0 गुना, टोटल हो जाएगा Q/ε0। तो इस वाले से कितना गुजरा, Q/ε0 का आधा, और इससे कितना गुजरा, Q/ε0 का आधा। तो Q/ε0 का आधा मतलब कितना हो गया, 1/2 Q/ε0। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखते, उत्तर नंबर 7, और लिखते ऑप्शन डी, Q बराबर
Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, बस ऐसे। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अब आते हैं और क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज के सेशन से कम आपको 2 क्वेश्चन पेपर में मिलना तय है, निश्चित है, गारंटी है मेरी। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। उसी में लिखा है इसके द्विध्रुव आघूर्ण, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। ठीक, फिर लिखा है समरूप वैद्युत क्षेत्र में। पेपर में सवाल बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से लिख रहे हैं। समरूप वैद्युत क्षेत्र में, समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में आपके 2025 में पूछा है, 3 नंबर में पूछा था। अब ऐसे सवाल में आमतौर पे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं ये समझ लीजिए। कितना क्वेश्चन है कहने को, एक पर एक्चुअल में 3 सवाल है। पहला, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, फिर द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए, फिर वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। इसका मतलब टोटल 3 सवाल है। 3 सवाल है तो लंबा उत्तर जाएगा। कई बार बच्चे किसी छोटे हिस्से को इतना बड़ा खींच देते हैं कि बड़े हिस्से को छोटा करना पड़ता है। जैसे उन्हें वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना था और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखना था, तो हो सकता है कि कुछ लोग यही लिख के आए। पर जो गड़बड़ करते हैं वो बच्चे क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पूरी परिभाषा, जितना टीचर ने कॉपी में लिखा था सब याद करके लिख दिया, फिर तब डिराइव करने बैठेंगे तो पता चलेगा कि 3 नंबर का सवाल है, 35 मिनट में करके आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि किसी ना किसी क्वेश्चन में पेपर में सवाल छूटेगा, और जब सवाल छूटेगा तो नंबर नहीं पाएंगे। तो कह के आते हैं सर पेपर बहुत अच्छा हुआ पर नंबर घट गया। इस चीज का सलूशन देखिए ध्यान से कि इस सवाल का पेपर में कैसे लिखेंगे उत्तर। तो भाई आप वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, तो आप हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है मैंने आपको बताया है, एक ऐसा निकाय जिसमें 2 समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से निकट दूरी पर रखे होते हैं, कुछ दूरी पे रखे होते हैं। अब इस बात को कितना सबसे छोटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 2 समान किंतु विपरीत आवेशों, आवेश, ठीक, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। 2 समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों
पर स्थित हूं तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पेन से लिखेंगे तो और तेज लिखेंगे थोड़ा सा, पेपर में ये चीज बना देंगे कि भैया ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और इनके बीच की दूरी को 2l लिखते हैं, ये हमें पता है। ठीक, ये निकाय है वैद्युत द्विध्रुव। अब कह रहा है इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र लिखना है, परिभाषा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि यही भर लिखना है और आगे एक डिराइवेशन भी करना है इसी में। अगर वही भर होता तो पूरा लिख के आते, पर वही भर नहीं है तो एक डिराइवेशन भी, इसलिए इसमें समय नहीं बर्बाद कर सकते। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आवेश, कोई एक आवेश इंटू 2l। हाँ, ये इस समय लिख दीजिए कि Q क्या है, 2l क्या है। Q कहाँ है, Q क्या है, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, और 2l क्या है, द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई। इतना आपको पहले और दूसरे हिस्से का उत्तर लिखना है। ठीक, न इससे ज्यादा न इससे कम। अब सवाल है तीसरा हिस्सा, समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बल आघूर्ण हम लोग जानते हैं टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, उसका डिराइवेशन करना है, सूत्र निकालना। तो सूत्र निकालने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है जगह चाहिए, प्रॉपर जगह चाहिए। तो अब हम लोग इसको प्रॉपर जगह के साथ किसी के आगे कंटिन्यू करें, जहां जरूरत होगी फिर बढ़ा लेंगे। डिराइवेशन सभी को लगभग पता होना चाहिए, नहीं पता है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। इस जो हम आज करा रहे हैं उसी को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब भी सवाल आएगा इस तरीके से आएगा, आप उत्तर लिख सकते हैं। तो क्या करोगे, समरूप वैद्युत क्षेत्र माने एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसे बनता है जिसमें रेखाएं एक दूसरे के समांतर दिखनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कॉपी में लाइनिंग रहती है, उन्हीं लाइंस पर वैद्युत क्षेत्र बना देंगे। ठीक, एक एक लाइन एक एक वैद्युत क्षेत्र के बारे में ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे और लिख देंगे कि यहाँ भैया वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए। आप पेपर में रेड ग्रीन जैसा पेपर मार्कर पेन कुछ यूज नहीं करेंगे। ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, बस और कुछ नहीं। ठीक, अननेसेसरी कोई चीज करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको जरूरत हो तो ऐसे हेडलाइन मार दीजिए, ब्रैकेट ऐसे करली कर दीजिए, थोड़ा डिजाइनिंग कर दीजिए तो अच्छा लगेगा, पर वो लास्ट स्टेप है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पेपर को 140 मिनट में खत्म कर देना है, 70 दूनी 140। उसके बाद के समय को हाईलाइटिंग में, अंडरलाइनिंग में, सही करने में, इनकरेक्ट है तो उसको फिर से रेक्टिफाई करने में चला जाएगा समय, तो उधर बचेगा तब तो करोगे। आवेश जब भी बनाओ तो उसका एक तरीका है कि ऐसे बनाओ। हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ वाले पे लिखो माइनस क्यू और यहाँ वाले पे लिखो प्लस क्यू। इसका नाम रखो ए और इसका नाम रखो बी। यानी एक द्विध्रुव है ए बी जिस पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, तो इसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर दीजिए माइनस से प्लस की ओर, पी वेक्टर। टीचर को समझ में आ जाएगा। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से इसकी दिशा कितनी है बेटा, दोनों के दिशाओं के बीच कोण कितना है, थीटा। ठीक, ये बात फिगर में बन गई है। अब वही हमको लिखना है, तो लिखेंगे कंसीडरेशन लिखना ही पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं नीट की, जेई की, चाहे दिल्ली हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कहीं भी पढ़ना, कोटा हो, लखनऊ हो, है ना, कानपुर हो, कहीं भी पढ़ना, वो बच्चे जब पेपर लिख के आते हैं या ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तब भी गलती करते हैं कि कंसीडरेशन नहीं लिखते, अवधारणा नहीं लिखते, हम मान क्या रहे हैं वो नहीं लिखते। इसका नंबर कट सकता है आपका पेपर में, आमतौर पे काट दिया जाता है। अब लिखेंगे कैसे, छोटा और सटीक, कैसे, ध्यान से देखिए। माना ए बी एक
द्विध्रुव है। वैसे सही शब्द वैद्युत द्विध्रुव है, पर एक बार लिख चुके हैं तो अब खाली द्विध्रुव ही लिखेंगे, क्योंकि बार बार वैद्युत लिखेंगे समय लगेगा। माना एक द्विध्रुव है, ठीक, जिस पर या जिसके बिंदु ए व बी पर ए व बी पर क्रमशः -q तथा +q आवेश है। द्विध्रुव का आघूर्ण यानी द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बनाता है। ठीक, क्लियर हो गया? ये आपकी अवधारणा हो गई, ये आपका कॉन्सेप्चुअल बात हो गई, जो हम फिगर में प्रदर्शित किए हैं वही हमने लिख दिया। अब करना ये है कि द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग का प्रोसीजर है, पहले इस पर बल निकालेंगे, इस पर वैद्युत बल निकालेंगे और उससे आघूर्ण निकलेगा। तो लिखेंगे -q आवेश पर बल पर वैद्युत बल किसके कारण लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक, तो उसको लिख सकते हैं F A और उसकी दिशा होगी Q इंटू E। लेकिन Q वेक्टर की दिशा, Q पर आवेश निगेटिव है और हम लोग जानते हैं कि निगेटिव आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या लगता है? विपरीत लगता है। तो यहाँ भी वेक्टर फॉर्म बना दीजिए, E पे भी वेक्टर फॉर्म बना दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए, इससे दिशा क्लियर हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार +q आवेश पर वैद्युत बल, ये कॉमा वाला सिस्टम मत रखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ये डबल कॉमा लिखते हुए नहीं जाना है, तो ठीक है ना, ध्यान रखना। तो FB, बी वाले पे जो बल लगा वो हो गया +q और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यहाँ से दिख रहा है कि ऋणावेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लग रहा है, और यहाँ पे लग रहा है वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लग रहा है। ये दो क्लियर हो गया। इतने से तो बल आया ना, आपको परिमाण नहीं आया बलाघूर्ण का, तो आप बलाघूर्ण निकालेंगे। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आप एक और काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए। अब लास्ट का 2-3 लाइन 4 लाइन और लिखना है। ठीक, ध्यान से देखिए, लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि द्विध्रुव पर कार्यरत दोनों बल समान किंतु विपरीत दिशा में है, तथा ध्यान से देखिए, तो एक बल जो लगेगा वो किस दिशा में लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। और एक बल तो प्लस वाले पे जो बल लगेगा इधर लगेगा, FB वाला, और माइनस वाले पे जो बल लगेगा इधर लगेगा, FA वाला, है ना? FA FB दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है, परिमाण बराबर है, लेकिन दोनों की जो दिशाएं हैं क्या है? विपरीत है। और ध्यान देंगे तो दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है यानी क्रिया रेखा है, वो क्रिया रेखा एक दूसरे के लंबवत है।
और कुछ दूरी पर है, तो लिखेंगे दोनों बल समान किंतु विपरीत दिशा में हैं तथा उनकी क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है, यानी कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर है। और ये कंडीशन होती है किसका, बल युग्म का। अतः यह बल युग्म का निर्माण करते हैं। अतः ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म बने बेटा कपल, ठीक, 11th में पढ़ाया गया था, है ना। जब बल युग्म का निर्माण करते हैं अतः बलाघूर्ण, तो जहां कहीं भी बल युग्म आएगा वहां आएगा बलाघूर्ण। और बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर कोई एक बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक। तो बल कोई भी ले लो, Q इंटू ई ले लो, परिमाण हो गया, और लंबवत दूरी। तो A से B का लंबवत दूरी लेना है। A से B का जो लंबवत दूरी होगा वो होगा आपका ये वाला, जो मैं रेड कलर से बनाया हूं। आप रेड कलर से नहीं बनाएंगे, ब्लू या ब्लैक से बनाएंगे, ठीक, ब्लू या ब्लैक से ही बनाएंगे, कोई और कलर यूज नहीं करना। तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा, कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ठीक। तो क्यू ई और ब्रैकेट में ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या है, द्विध्रुव की लंबाई, तो क्यू ई और 2l और साइन थीटा, ठीक। बस लास्ट एक लाइन और बचा हुआ है, ठीक। तो हो गया Q इंटू 2l एक साथ, E अलग, साइन थीटा अलग। Q इंटू 2l को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, पीछे परिभाषित करके आए हैं। तो P E साइन थीटा, ठीक। टाउ लिख दीजिए सदिश रूप में, सदिश रूप जरूर लिख के आना बेटा। टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। सदिश रूप पेपर में जरूर लिख के आना है, बिना किसी चूक के, बिना भूले, बिना गलती के, ठीक। सदिश रूप में जरूर लिखने आना है, क्योंकि कुछ टीचर सदिश रूप में ही देखने के आदी हैं, वो सदिश रूप में ही देखेंगे, क्योंकि ये सदिश है ही एक्चुअली। तो जब सदिश है तो दिशा बतानी पड़ेगी, तो दिशा नहीं बताना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा टीचर को पता है, वो समझ जाएगा। तो ये आपका डिराइवेशन हो गया, ठीक। हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश का बोर्ड एग्जाम, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत आप अपना फाइनल एग्जाम देते हैं तो, ठीक। सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर सीबीएसई में हिंदी मीडियम आमतौर पे नहीं है और इंग्लिश मीडियम की क्लास हमारी रेगुलर चलती है, तो इसलिए वहाँ ये बात कहने का कोई मतलब नहीं रहता। अगला सवाल लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पता नहीं भूल गया मैं, गाउस का नियम लिखिए। इसकी सहायता से, इसकी सहायता से पतले आवेशित
गोलीय खोल, गोलीय खोल के बाहर, खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए, प्राप्त कीजिए। अब आप चाहे प्राप्त कीजिए, चाहे निगमित कीजिए, चाहे व्यंजक ज्ञात कीजिए, चाहे व्युत्पन्न कीजिए, चाहे उत्पन्न कीजिए, निष्पादन कीजिए, कुछ भी कीजिए, करना डिराइवेशन है, प्रूफ करना है, बेसिक बात इतनी है। सवाल है गाउस का नियम लिखिए, इसकी सहायता से पतले आवेशित गोलीय खोल यानी गोलीय कोश स्फेरिकल शेल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। तो सबसे पहला सवाल क्या है भाई? सबसे पहला है गाउस का प्रमेय। शायद मुझे लगता है 7-8 क्वेश्चन हो गया, तो ये 9 होगा, तो हम लोग लिख देते हैं उत्तर 9, उत्तर 9। गाउस का नियम लिखिए। पहली बात तो हेडिंग डालेंगे गाउस का नियम, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, ग्रीन से नहीं डालेंगे, मैं फिर बता रहा हूं। गाउस का नियम। अब लिखना क्या है? तो इसकी सहायता से पतले आवेशित वो लिखने से पहले गाउस का नियम लिखना, तो क्या लिखेंगे? तो लिखिएगा, ध्यान से समझ लिए, यही स्टेटमेंट लिख के आइएगा। निर्वात में स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, ये आपकी परिभाषा है, ये आपका स्टेटमेंट है। फाई बराबर Q/ε0। यही कूलॉम का, यही गाउस का नियम है, जो कि हम लोगों ने कूलॉम के पिछले लेक्चर में कूलॉम के नियम से गाउस का नियम और गाउस के नियम से कूलॉम के नियम को व्युत्पन्न किया था। उसका डिराइवेशन मैंने आपको पिछले क्लास में दिया था, इसी साप्ताहिक उत्तर लेखन सत्र 2 में। ये आपका 3 है। गाउस का नियम, निर्वात में स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित वैद्युत नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। Q5 बराबर Q/ε0। तो कह रहा है इसकी सहायता से पतले आवेशित गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। आमतौर पे कोश वाले में 3 डेराइवेशन है, बाहर, पृष्ठ पर और भीतर। अगर तीनों एक साथ दिया तो 5 मार्क्स में देगा, एक ही दिया तो 3 में दे सकता है, और या एक ही देके 5 नंबर में भी दिया जा सकता है, पर एक की तैयारी है तो आमतौर पे 3 नंबर में ही आता है। तो आप क्या करेंगे, गोलीय कोश बना देंगे ऐसे, जो गोल लगना भी चाहिए। ठीक, प्रयास करिएगा। तो इसका एक तरीका है, सिक्का वगैरह रखे रहिए, सिक्का से बना दीजिए, नहीं तो लंगड़ा प्रकार रहिए, उससे बना दीजिए। तो ये आपका गोलीय कोश हो गया, जो एक समान आवेशित होगा, उसमें लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे। ठीक, नहीं लिखा है लेकिन फिर भी माना वही जाएगा कि एक समान आवेशित है। इसका केंद्र है O, केंद्र से पृष्ठ कितनी दूरी पे है, कैपिटल R, यानी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, और टोटल आवेश दिया है Q आवेश है। ठीक है, कैपिटल Q भी ले सकते हो, स्मॉल Q भी ले सकते हो, कोई दिक्कत। हमें कहाँ निकालना है, खोल के बाहर। तो जब बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो कहाँ निकालना है, तो कहेंगे मान लो भैया केंद्र से
r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो r दूरी पर स्थित बिंदु है, केंद्र से चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, केंद्र से ऊपर नीचे दाएं बाएं चाहे जहां हो सकता है। तो ऐसा पृष्ठ, ऐसी जगह है जहां जो सारे बिंदुओं को कवर कर ले, ऐसा पृष्ठ बनेगा गोल, और उसी पृष्ठ को कहते हैं गाउसियन पृष्ठ। तो हम एक गाउसियन पृष्ठ लेंगे जिसकी त्रिज्या स्मॉल r होगी, और वो आपके बिंदु P से होकर के गुजरेगी इस तरीके से। ठीक, अब ये बात हम इतना यहाँ पे लिख के फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, डिराइवेशन लिखेंगे, माना एक गोलीय खोल या कोस, कोस भी लिख सकते हो, खोल भी लिख सकते हो, मैं कोस भी लिख दे रहा हूँ, खोल ऑलरेडी लिखा हुआ। गोलीय कोस जिसकी त्रिज्या, तो कोस के बाद कॉमा लगाएंगे, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, पर कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, है। ठीक, हमें क्या करना है, तो लिखेंगे हमें कोस के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये चीज आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, बिंदु चाहे बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे पृष्ठ पर हो। और जब हमेशा लिखना, अगर एक ही सवाल में तीनों पार्ट है तो एक बार लिख देंगे, बाकी बार नहीं लिखेंगे, फिर सेक्शन बना लेंगे कि केस 1, केस 2, केस 3। इस सवाल में आपको कह रहा है कि खाली बाहर निकालना है। ठीक, बाहर निकालना है तो लिखेंगे जहां स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है, इससे बाहर हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। अब ये आपका हो गया पूर्ण विराम। ठीक, अब यहां से डिराइवेशन करना स्टार्ट होगा। ये तो था कंसीडरेशन, अवधारणा। तो बिंदु P मिल गया जब, तो हम क्या करेंगे, बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गाउसियन पृष्ठ लेंगे। तो लिखेंगे हम स्मॉल r त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ लेते हैं जिसका केंद्र, अच्छा पृष्ठ कैसा है, तो एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ लेते हैं, गोलीय या गोलाकार गाउसियन पृष्ठ लेते हैं जिसका केंद्र O पर है, जो बिंदु P से गुजरता है। जो बिंदु P से गुजरता है, हो गया। अब जब बिंदु P से गुजरता है तो वैद्युत फ्लक्स निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा तो क्षेत्र भी निकल जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करोगे, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए एक छोटा सा पृष्ठीय अवयव लोगे। तो लिख सकते हो, यही लिख दो, सममिति के कारण गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। क्यों बाहर की ओर होगी? इसलिए बाहर की ओर होगी क्योंकि ये आवेश कैसा है? धनावेश है। ठीक है, तो हर तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बाहर की तरफ होगी, चारों तरफ, तो वहां भी पी पे भी बाहर होगी। ये लिख लिए। अब इसके बाद आपका डिराइवेशन का अगला हिस्सा शुरू होता है। तो P पर भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है। अगर आप यही दिशा यहां बनाएंगे तो इधर रहेगी, यही दिशा आप यहां बनाएंगे तो इधर रहेगी, यही दिशा आप यहां बनाएंगे तो इधर रहेगी, कहीं भी बनाएंगे, है ना, ऐसे रहेगी। ठीक, एक जगह भी रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो आपके लिए मान्य है, कोई जरूरत नहीं है कि आप हर जगह करिए। ठीक है, हो गया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकल गई, परिमाण ज्ञात करना है, बाकी सारा कंसीडरेशन लिख लिए। अब मैथमेटिक्स लगाते हुए चले जाना है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब आइए इसके आगे, तो लिखेंगे कैसे आगे? ये थोड़ा डेरिवेशन लंबा होता है, पर क्या करोगे, लिखना तो पड़ेगा ही पेपर में। पर ध्यान रखिएगा कि 6 मिनट है, 6 से 7 मिनट ले सकते हैं ऐसे सवालों में, क्योंकि कहीं आपका टाइम बच भी तो जाएगा थोड़ा बहुत। अब इसके आगे कैसे लिखोगे, तो देखो, लिखोगे बिंदु P के परितः अति सूक्ष्म पृष्ठीय अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अवयव ds वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई का परिभाषा है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जहां हो जाएगा ई डी एस और कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ds वेक्टर पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा में है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आप लिख देंगे ds वेक्टर। तो ई वेक्टर ds वेक्टर दोनों की एक ही दिशा है, रिप्रेजेंट हो गया, तो इसलिए cos थीटा की वैल्यू 0 है। ठीक, लिख सकते हो ई वेक्टर तथा ds वेक्टर दोनों पृष्ठ के लंबवत हैं, लंबवत बाहर की ओर है। इसलिए ठीक है, हो गया। सो डी फाई बराबर हो गया ई डी एस कॉस 0 डिग्री, यानी ई डी एस। ठीक, तो लिख लो यहीं इसी लाइन में ई डी एस। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो लिखिएगा अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई, यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। ई लिखे हैं कि परिमाण है, दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है, तो ई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो बचेगा खाली ds। ds का इंटीग्रेशन करोगे तो इस पृष्ठ पर छोटे छोटे ढेर सारे पृष्ठीय अवयवों को लेने पर पूरा का पूरा पृष्ठ नहीं मिल जाएगा, तो लिखेंगे e इंटू
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया फाई बराबर इतना। ठीक, इक्वेशन बना लीजिए, तो या लिख सकते हैं आगे आता है फाई बराबर आया ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और गाउस के प्रमेय में ऊपर लिख के आए हैं कि गाउस के प्रमेय से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख के आए ना। तो यही चीज यहाँ यूज करना है, सीधे लिखेंगे गाउस के प्रमेय से। फाई बराबर होता है पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, भाई बड़े वाले पृष्ठ के भीतर सारा आवेश कितना है, कैपिटल क्यू है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गुना समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इतना लंबा डिराइवेशन लिखे हैं तो इसके बारे में और कुछ लिखेंगे, बहुत लेंदी और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो एक लास्ट लाइन लिख देंगे कि भैया यही आपेक्षित, उपेक्षित नहीं, आपेक्षित सूत्र है, या यही अभीष्ट सूत्र, अभीष्ट सूत्र है। ठीक, यही निकालना चाह रहे थे, यही निकाल लिए, हो गया खत्म। ठीक है, तो इसका डिराइवेशन कर लीजिए, देख लीजिए। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको अपनी तरफ से जिनकी प्रैक्टिस आपको आज अपनी कॉपी में करना है। मैंने पहले भी कराया हुआ है, इंग्लिश मीडियम के सेक्शन में भी कराया हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने नोट किया होगा। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं अपनी तरफ से, जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, 2015 के ही, सॉरी 2025 के ही पेपर्स में 7 सेट में से किसी न किसी सेट में आए हुए हैं। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं अपनी तरफ से, जिनका प्रैक्टिस करना है, यानी कि आप मान सकते हैं कि होमवर्क मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 2 होमवर्क क्वेश्चंस देता हूं, यह लिख लीजिए, उसके बाद तब फिर आज की क्लास खत्म होगी। ठीक है, होमवर्क लिखे बिना भाग जाओगे तो बेईमानी होगी, बेईमानी होगी तो नंबर नहीं आएगा। इसलिए बेईमानी मत करिए, अपने आप से ईमानदारी से सारा काम पूरा करिए, अच्छे से पढ़िए। जहां डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे पास कॉल करके पूछ सकते हैं, हमारे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। तो आज आपको 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क वाले। यूट्यूब पर होमवर्क बहुत कम मिलता होगा आपको, है ना। पहला बहुत आसान सा है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए, सूत्र स्थापित कीजिए, सूत्र स्थापित कीजिए, पहला सवाल है। और दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, पीछे कराया हुआ है पर आप एक बार लिख लीजिए। स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए।
गाउस का नियम लिखिए। इसके आधार पर समतल आविष्ट प्लेट नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, चादर, आवेशित चादर। तो चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। सूत्र प्राप्त कीजिए। हो सकता है कि आप सूत्र भूल गए हो, मुझे उम्मीद है, और क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि समतल वाले पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल कैप नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है, यानी ये वाला सूत्र यहाँ निकालना है। और निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र का फॉर्मूला है ई वेक्टर इक्वेटोरियल पर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, जहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। स्मॉल आर द्विध्रुव के केंद्र बिंदु यानी मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी है निरक्ष पर जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और एल द्विध्रुव की आधी लंबाई है, अर्ध लंबाई है, इसीलिए 2L लिया जाता है ताकि अर्ध लंबाई सीधी रहे, L है। ध्यान रखिए बच्चों कि बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करना है और कितना अच्छा नंबर लाएंगे, ये बात आपका इस आधार पर तय होगा कि आप पूरे साल कितनी बार प्रैक्टिस करे हैं। हमेशा ध्यान रखो कि जब छोटे थे तो पैदल चलना एक बहुत बड़ा बहुत कठिन काम था, उसके लिए सीखना पड़ता था। सीखना इसलिए पड़ता था कि पैरों को पता नहीं होता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कब कौन सा पैर आगे बढ़ेगा, कब कौन सा पैर आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे हमने प्रैक्टिस किया, पैरों को इस बात की आदत पड़ गई। अब पैर बिना दिमाग के भी, बिना उस पर ध्यान दिए भी अपने आप स्वतः चल सकते हैं, हमारा दिमाग कहीं भी लगा क्यों ना हो। क्योंकि पागल लोग भी चलते हैं, जिनका दिमाग काम नहीं करता, विक्षिप्त होते हैं, पैर उनके भी चलते हैं। इसका अर्थ है कि पैर की अपनी एक मसल मेमोरी है जिसने चलना सीख लिया है। सिमिलरली हमें अपने हाथों से इतनी बार क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि हाथों की मसल मेमोरी को पता हो कि किसी क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखना है। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपका दिमाग उस पेपर के दिन डिस्टर्ब भी हो गया, दिमाग खराब भी हो गया, किसी ने कुछ सुना दिया, डांट दिया, या कोई गलती भी हो रही है, तो भी हाथ की मसल मेमोरी आपके नंबरों को खत्म करने से बचा लेगी, नंबरों को घटने से बचा लेगी। ठीक है, तो बेटा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट हथियार है। थैंक यू।